हाँ, तो सभी बच्चों का मेरी बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। तो देखिए, जितने भी बच्चे क्लास 11th में पढ़ते हैं, जितने भी बच्चे हमारे क्लास 11th में पढ़ते हैं उनके पास बायोलॉजी है। तो देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा है 2, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में आज हमारी 14वीं क्लास है, यानी हम ये कह सकते हैं आज हमारा 14वां लेक्चर है। अर्थात इससे पहले हम 13 लेक्चर पढ़ा चुके हैं और आज ये मेरी 14वीं क्लास है। मेरी क्लास में स्टेप छोटे होते हैं, छोटे स्टेपों को समझने में हमें आसानी होती है। अब हम देखते हैं कि आज की क्लास में हमें आगे पढ़ना क्या है। तो देखिए, आज की जो मेरी क्लास है, इस आज की क्लास में हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। आज की जो मेरी 14वीं क्लास है, यहाँ पर हम वायरस के बारे में समझेंगे कि वायरस क्या है। जितना NCERT की किताब में लिखा है हमें लगभग उतना ही पढ़ना है। तो आज हम इसमें वायरस के बारे में समझेंगे, आखिर हम वायरस क्या है, कैसे क्या होते हैं। तो इसी के लिए हम थोड़ा आज यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, तो देखिए, वायरस हुए, वायरस हुए या प्रियॉन्स हुए एंड लाइकेंस हुए, तो इन सारी चीज़ों को देखिए हम समझेंगे। हमारे चैप्टर का ये लास्ट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए ये कहना चाहते हैं कि देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ RH बटाकर। तो जैसा कि देखिए हम इस अध्याय में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि हमारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वह 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH बटाकर के द्वारा दिया गया था। बट हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि उस RH बटाकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, वहाँ पर लाइकेन और देखिए असेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, असेल्यूलर, ठीक है। तो अ का मतलब होता है नॉट या नो, और सेल्यूलर का मतलब सेल। तो ऐसे जीव जिसके पास कोई प्रॉपर सेल नहीं है, तो जिसके पास कोई सेल नहीं है तो हम उसे ज़्यादातर कह देते हैं असेल्यूलर, ठीक है। जिसके पास कोई प्रॉपर सेल नहीं है तो उसी को हम कहते हैं असेल्यूलर। तो जैसे कि मेरा वायरस हुआ, प्रियंस हुआ, तो हम यहाँ पर देखिए ये कह सकते हैं कि जो RH बटाकर ने जो हमें क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, वहाँ पर RH बटाकर ने इनका कोई जिक्र नहीं किया था। अर्थात नो मेंशन बाय RH बटाकर। तो RH बटाकर ने इनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जिक्र नहीं किया था। तो अब हम इसे थोड़ा समझ लेते हैं। दूसरी बात हमें देखिए यहाँ पर देखते हैं, अगर हम वायरस जो है, वायरस की बात करते हैं, तो वायरस इसका मतलब होता है वेनम, ठीक। ये एक वेनम शब्द से लिया गया है और जिसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, एक विषाक्त तरल, एक विषैला द्रव कह सकते हैं, पॉइजनस फ्लूइड। तो जिसका मतलब क्या है, वेनम। वायरस शब्द जो है, वायरस शब्द क्या है, इस वेनम से लिया गया है। ये एक लैटिन शब्द है और लैटिन में इसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। देखिए, हम यहाँ कहते हैं कि ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड एंड फ्लू। तो हम अक्सर ये देखते हैं कि अपने चारों तरफ हम इस प्रकार के सभी लोगों को देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं फ्लू से यानी कोल्ड से क्या होते हैं, अक्सर वो पीड़ित होते हैं। तो इस प्रकार के हमने बहुत सारे पीड़ित व्यक्तियों को, ऐसे हमने पीड़ित व्यक्तियों को देखता है, वो क्या है, कोल्ड से क्या है, पीड़ित। ये कोल्ड से क्या है, पीड़ित, अतः फ्लू से क्या है, ये पीड़ित। तो ऐसे लोगों को हमने अक्सर देखा है कि इस बीमारी से हमें पीड़ित बहुत सारे लोग हमें आसानी से देखे जा सकते हैं। दूसरी बात, वायरसेस डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसीडर्ड ट्रूली लिविंग। तो हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास वायरस हैं, तो वायरस को क्लासिफिकेशन में कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया है। क्यों? कि दे आर नॉट कंसीडर्ड ट्रूली लिविंग, क्योंकि इन्हें हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हैं, ये वास्तविक रूप से क्या है, एक सजीव नहीं है। तो ये वास्तविक रूप से सजीव न होने की वजह से इन्हें क्लासिफिकेशन में कोई स्थान नहीं दिया गया था। तो अब हम थोड़ा और समझते हैं
अब देखिए हम थोड़ा और समझते हैं। देखिए, इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग, अगर हम ये बात कर सकते हैं, यदि हम इसे सजीव समझ सकते हैं, अगर हम ये कहें कि अगर ये एक प्रकार के, अगर हम ये कहें कि ये सजीव है, इसे एक बार के लिए अनुमान लगाए कि ये सजीव है, ठीक, एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए सेल स्ट्रक्चर्स। तो अगर हम सजीव की बात कर सकते हैं किसी प्रकार से, तो सजीव वे होते हैं, बेजीव होते हैं जिनके पास क्या है, एक डेफिनेट सेल स्ट्रक्चर्स होती है। तो इनके पास कोई डेफिनेट सेल स्ट्रक्चर नहीं है, तो सजीव हम ज़्यादातर उनको कह सकते हैं जिनके पास क्या है, एक डेफिनेट सेल स्ट्रक्चर है, जिनके पास मुझे देखने के लिए एक डेफिनेट सेल स्ट्रक्चर्स मिल जाए, यानी कि मुझे एक सेल की प्रॉपर स्ट्रक्चर्स मिलती है। लेकिन वायरस के पास क्या है, कोई सेल की स्ट्रक्चर्स प्रॉपर नहीं है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, असेल्यूलर। दूसरी बात, द वायरसेज आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो यही देखिए बात अभी इससे पहले कही कि वायरस क्या है, नॉन, नॉन का मतलब क्या है, नॉट, ठीक, सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो ये तो वायरसेज आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वायरस वास्तव में इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या है, असेल्यूलर, अर्थात इनके पास कोई सेल स्ट्रक्चर्स नहीं देख रही है, ये क्या है, नॉन सेल्यूलर, दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। तो देखिए यहाँ पर यह कहा गया है कि जो अगर हमें वायरस की बात करते हैं, तो वायरस की पहली बात है कि अगर हम इनर्ट क्रिस्टलाइन, तो ये क्या है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द लिविंग सेल। अगर इसकी बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई लिविंग सेल की बात करते हैं, कोई ऐसी लिविंग सेल, तो उसके बाद प्रॉपर शेप है, कोई भी लिविंग सेल हो, उस लिविंग सेल के अगर ये बाहर है तो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में होता है, जैसे लिविंग के अंदर पहुंच जाएगा तैसे ये एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन यहां पर ये कहा है आउटसाइड द लिविंग सेल, लिविंग सेल के बाहर ये इनर्ट, एक अक्रिय, ठीक, एक क्या अक्रिय, अच्छी तरह से क्रिया नहीं करता, क्या है, एक इनर्ट, ठीक, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, एक क्या है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स है। जैसे सेल के बाहर मुझे एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिल रही है, प्रॉपर मुझे इसकी स्ट्रक्चर्स नहीं मिली, लेकिन क्या है, इनर्ट, ठीक। अर्थात हम ये कह सकते हैं यहाँ पर आउटसाइड सेल है तो एक नॉन लिविंग है, क्योंकि वो किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है, तो वो क्या है, एक आउटसाइड सेल। आउटसाइड लिविंग सेल क्या है, वो एक नॉन लिविंग, ठीक। आउटसाइड लिविंग की बात करें तो जैसे ही वो होस्ट की सेल से बाहर है तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसी वजह से हम इसे आगे देखते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं वंस दे इन्फेक्ट सेल, वंस दे इन्फेक्ट ए सेल, ठीक, एक बार जब यह किसी सेल को इन्फेक्ट कर दे, अगर कोई भी सेल है, वह सेल क्या है, पहले वायरस फ्री है, उसमें किसी भी प्रकार का वायरस नहीं है। जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास एक सेल, ये है मेरे पास क्या, एक सेल, ठीक है, तो ये है मेरे पास क्या, एक लिविंग सेल, तो ये क्या है मेरे पास, एक वायरस फ्री लिविंग सेल। अब वंस दे इन्फेक्ट, अगर मैं इसे वायरस से इन्फेक्ट कर दूं, अब जैसे ये इसे मैं वायरस से इन्फेक्ट कर दूं, या ये किसी प्रकार से वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है, तो अगर यह किसी प्रकार से वायरस से क्या हो जाती है, ये इन्फेक्ट, जैसे ये वायरस से इन्फेक्ट होगी, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। तो देखिए यहां पर ये कहा गया है, तो जो क्या होते हैं, उस जो सेल है, ये जो लिविंग सेल है, इस लिविंग सेल की जो पूरी मशीनरी है, ठीक, इस पूरी मशीनरी में क्या ये, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट, उस पूरी होस्ट सेल की इसकी मशीनरी को ये यूज कर लेते हैं टू रेप्लिकेट देम सेल्स एंड किलिंग देम। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये अपना रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करें, जैसे ये वायरस से इन्फेक्टेड होगी, जैसे ये वायरस से क्या होगी, इन्फेक्ट, तैसे इसमें क्या होगी, यहाँ पर वायरस की संख्या बढ़ने लगी, वायरस की संख्या इतनी बढ़ने लगी, इतनी मतलब इसकी पूरी मशीनरी को ये यूज कर लेंगे। यहाँ पर वायरस की संख्या क्या, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, अर्थात हम ये कहते हैं और कुछ इतने किलिंग द होस्ट सेल, और हम ये कह सकते हैं कुछ ही समय में क्या होगी कि ये होस्ट सेल को क्या कर देगी, होस्ट सेल को ये क्या कर देते हैं, किल, अर्थात कुछ ही समय में होस्ट सेल को क्या कर देंगे, किल। तो ये आउटसाइड बॉडी है, तो ये क्या है, एक इनर्ट क्रिस्टलाइन, तो ये क्या है, एक इनर्ट क्रिस्टलाइन,
आउटसाइड बॉडी क्या है? एक इनर्ट क्रिस्टलाइन। लेकिन जैसे ही ये इस लिविंग सेल के अंतर्गत आया तैसे ही क्या हो गया? अब ये एक्टिव हो गया। तो एक्टिव हो जाने के बाद इस पूरी होस्ट सेल कहीं से भी थोड़ी सी इन्फेक्ट होगी एक वायरस से, धीमे धीमे रेप्लिकेट करते वो इतने हो जाएंगे कि इस पूरी होस्ट सेल पे अपना कब्जा कर लेंगे, रेप्लिकेट करते और बाद में क्या होगा? इस पूरी होस्ट सेल को किल कर देंगे। और वो क्या करते हैं? पूरी होस्ट सेल को किल कर देते हैं। तो देखिए हम यहां पर ये बात कह सकते हैं कि ये है मेरे पास लिविंग सेल, ये है मेरे पास लिविंग सेल, ठीक। तो ये है लिविंग सेल। तो यहां पर देखिए मुझे वायरस क्या मिल रहे हैं? इनसाइड बॉडी। यहां पर वायरस क्या मिल रहे हैं मुझे? इनसाइड बॉडी। तो इनसाइड बॉडी वायरस है तो वो क्या है? एक्टिव है। लेकिन ये क्या है यहां पर? आउटसाइड बॉडी, ठीक, आउटसाइड बॉडी अर्थात बाहर पड़े, अर्थात ये क्या है? इनएक्टिव। अब यहां पर क्या है? ये इनएक्टिव। तो यहां पर मुझे बिहेव देख रहा है किस तरह? इसका बिहेव यहां पर देख रहा है मुझे एक्टिव कंडीशन में, यहां पर, यहां पर, यहां, ठीक है। यहां पर क्या है? ये एक एक्टिव कंडीशन में, यहां एक्टिव कंडीशन, आउटसाइड बॉडी क्या है? इनएक्टिव कंडीशन में। तो इसका मतलब ये है कि हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये क्या है? एक संयुक्त कड़ी, एक कनेक्टिंग लिंक्स हैं, यानी कि ये इनएक्टिव से इस एक्टिव की तरफ आ रहे हैं, तो इस इनएक्टिव से एक्टिव की तरफ आ रहे हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं ये क्या है मेरा? नॉन लिविंग। इस नॉन लिविंग कंडीशन से और यहाँ के अंदर आकर के अब क्या? ये लिविंग कंडीशन में आ गए। किस में आ गए? लिविंग कंडीशन में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कहीं न कहीं हमें एक कनेक्टिंग लिंक्स दिख रहे हैं नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में। अर्थात हम यही कह सकते हैं हमें क्या है? एक कनेक्टिंग लिंक्स दिख रहे हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। अब देखिए थोड़ा और देखिए, अभी बताया तो वायरस मीन्स मतलब होता है वेनम, जिसका मतलब होता है पोजिशनस फ्लूइड, ठीक। एक पोजिशनस फ्लूइड का मतलब होता है एक विषैला द्रव। इस प्रकार का विषैला द्रव, अगर वो विषैला द्रव कहीं पर भी किसी को भी पास इन्फेक्ट कर देता है तो उसकी पूरी बॉडी के अंदर वो रेप्लिकेट करेगा और उस होस्ट सेल को क्या करेगा? अंततः वो मार देगा। तो यहीं पर क्या है? इसे पोजिशन, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? एक विषैला द्रव कहते हैं। फर्स्ट वायरल रिकॉर्ड, सबसे पहला हम ये कह सकते हैं, सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसके वायरल के डिसीज को सबसे पहले ऐसी जगह खोजा जिससे मैंने कहा क्या? टुलिप डिसीज। टुलिप डिसीज ये सबसे पहले हमने रिकॉर्ड किया गया, सबसे पहले हमने यही देखा। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था दमित्री इवानोवस्की। तो दमित्री इवानोवस्की ने 1892 में, हम 1892 की बात करें तो 1892 में दमित्री इवानोवस्की ने रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजैक डिसीज ऑफ तंबाकू। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो दमित्री इवानोवस्की थी, तो दमित्री इवानोवस्की ने यह पाया कि एक विशेष प्रकार का एक कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है, एक विशेष प्रकार का एक एजेंट होता है जो रोग पैदा करता है तंबाकू में। तो तंबाकू की पत्तियों में उन्हें एक विशेष प्रकार का रोग मिला जिसे उन्होंने क्या किया? मोजैक रोग। तो यहीं पर देखिए उन्होंने क्या कहा? एक विभिन्न प्रकार का रिकॉग्नाइज ए सर्टेन माइग्रेब्स, सर्टेन माइक्रोब्स, माइक्रो मतलब है छोटा सा, ठीक, छोटा सा सूक्ष्म जीव, ठीक, सूक्ष्म, एज कॉजल ऑर्गेनिज्म, एक कॉजल ऑर्गेनिज्म के रूप में ऑफ द मोजैक डिसीज ऑफ तंबाकू। तो तंबाकू के जो मोजैक डिसीज है वहां पर उन्होंने ये पाया कि तंबाकू में एक विशेष प्रकार का रोग हो रहा है जिसे मैं मोजैक रोग कहता हूं। उन्होंने ये भी कहा था ये मोजैक रोग क्या है? एक छोटे से सूक्ष्म के द्वारा होता है, एक छोटे से सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। उन्होंने केवल इतना पाया, ठीक है। फिर बाद में द टर्म वायरस इज गिवन बाय लुईस पास्चर। उसके बाद में लुईस पास्चर साइंटिस्ट आए, तो लुईस पास्चर साइंटिस्ट आगे इसके ऊपर काम करते रहे, देखते रहे। तो बाद में लुईस पास्चर ने जब बहुत सारे स्टडी की तो उन्होंने इसका नाम क्या? वायरस रख दिया। उन्होंने इसमें स्टडी, भाई इसका तो लिक्विड ऐसा बनता है, इसका द्रव ऐसा मिलता है, इस द्रव को मैं किसी स्वस्थ पत्ती के ऊपर डाल दूं, पेड़ के ऊपर डाल दूं तो वो पेड़ भी इन्फेक्ट हो जाता है। तो उन्होंने भाई ये विषैला द्रव है। तो इसी प्रकार से क्या है उन्होंने वायरस शब्द को
नाम दिया। ठीक, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमें एक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है। ये देखिए छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक, और ये कहीं न कहीं पर देखिए इसे घेरे हुए हैं। ये देखिए घेरे हुए एक रचना है और इसे हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। ये है मेरे पास आरए। तो आरए क्या है मेरे पास? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल ये है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरी संरचना होती है इसे मैं कहता हूँ कैप्सिड। इस पूरी को मैं क्या कहता हूँ? कैप्सिड। अब ये कैप्सिड किससे मिला है? इस छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर के बना है। तो इस छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर के बना है। इस छोटी छोटी रचनाओं को मिलकर के बना है। ये छोटी छोटी जो रचनाएं तुम्हें दिख रही हैं प्यारे बच्चों, इसी को मैं क्या कहता हूँ? कैप्सोमियर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत सारे कैप्सोमियर जब मिलते हैं तो मिलकर के एक ग्रुप बना लेते हैं जिसे मैं कहता हूँ कैप्सिड। तो कैप्सोमियर क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं हम कैप्सिड की। तो कैप्सिड क्या है? यहाँ पर लिख दो कैप्सिड क्या है? कंपोज्ड ऑफ मैनी कैप्सोमियर्स। मैनी कैप्सोमियर। तो कैप्सिड वो है जो बहुत सारे कैप्सोमियर से मिलकर के बना है। ठीक, और जो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट किसे करता है? इस जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है, तो ये है मेरे पास जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर है, इसे कहीं न कहीं से ये प्रोटेक्ट कर रहा है। यानी हम ऐसे करके ये मेरा जेनेटिक मटेरियल, तो इसे प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? कैप्सिड। तो कैप्सिड इसे प्रोटेक्ट मिलता है। देखिए, दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो जो हमें वायरस मिला था, जो वायरस की खोज हुई, तो हम कह सकते हैं कि जब हमने इसे देखा और इसे समझा तो हमने इसके आकार को देखा तो इसका आकार क्या था? स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो छोटा था, ये देखो लुका, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो हमने ये पाया कि इसका जो आकार होता है बैक्टीरिया से बहुत छोटा है। बिकॉज क्योंकि दे पास्ड थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। तो उस समय की बात करें बहुत पहले की, उस समय साइंटिस्ट इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो उन्होंने एक चीज़ को समझ लिया था कि कोई चलनी होती चलनी। तो जैसे अगर मैं चलनी की बात करता हूँ, अब जब मैं आटे को छानता हूँ चलनी से, मान लीजिए कि मेरे पास घर में आटा है। ठीक, आटा है, उस आटे को मैं इस चलनी से छानता हूँ तो जो महीन महीन आटा होता है वो नीचे निकल जाता है और मोटे मोटे कंकड़ या कोई भी ऐसी चीज़ है, ठीक, तो वो बाहर रह जाती है। वो क्या रह जाती है? ऊपर, उसमें आउटसाइड। ठीक, तो इन्होंने एक काम उस समय पर अपना दिमाग लगाया साइंटिस्ट ने। उन्होंने बैक्टीरिया के बारे में तो कुछ समझ लिया अच्छा खासा, तो उन्होंने एक ऐसी चलनी बताई जिसे हम कहते हैं बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। तो एक ऐसी चलनी थी, देखो एक इस प्रकार की चलनी थी, इस छलनी के ऊपर रखा उन्होंने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। यानी इस प्रकार की चीज़ थी कि इसमें जो बैक्टीरिया जो चीज़ होती है वो निकल नहीं सकती थी। इसके पोर्स इतने छोटे थे कि यहाँ पर अगर मैं बैक्टीरिया भर के डालता हूँ तो बैक्टीरिया नहीं निकलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आटा है, आटा के अंदर ऊपर से मैं और दाने मिला दूँ और भी चीज़ मिला दूँ तो मेरा आटा नीचे छन जाएगा, लेकिन ऊपर ऊपर क्या मुझे बड़े बड़े दाने मिल जाएंगे, तो वो दाने हमारे अलग कर सकते हैं। ठीक, इन्होंने क्या किया, एक ऐसी चीज ली, छलनी नहीं चलनी, ठीक है, चलनी समझ लीजिए आप, इसे छलनी ली। तो वो छलनी क्या थी? बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। उसे क्या थी? बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर ऐसी थी कि अगर मैंने कहीं पर भी बैक्टीरिया भर लिए हैं और मैं छानता हूं तो मेरे बैक्टीरिया ऊपर रह जाते हैं। इसका मतलब है क्या? ये पोर्स बहुत छोटे हैं जो बैक्टीरिया को नहीं छान पा रहे हैं। तो मैंने वहां पर क्या किया, मैंने उसमें बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया सब मिला दिए। अब मैंने यहाँ पर छान के देखा था। अब हमने यहाँ से ऐसे ही छाना, तो प्यारे बच्चों हम जैसे ही छानेंगे तो ऐसे वायरस जो थे वो नीचे निकल गए। ठीक, वायरस क्या थे? वायरस नीचे छन गए। तो वायरस नीचे छन गए, बैक्टीरिया ऊपर रह गए। तो हमने ये अंदाजा लगाया कि भैया बैक्टीरिया का आकार बड़ा है इसलिए बैक्टीरिया तो छने नहीं, वायरस का आकार छोटा है इसलिए तो वो निकल के मेरे चलनी में से बाहर। ठीक, तो इसीलिए तो देखो कहा है बिकॉज दे पास्ड थ्रू का मतलब वो गुजर गए बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर मैंने यहाँ पर लगाया था
इनको छानने के लिए, तो मैं प्यारे बच्चों ये कह सकता हूं कि वास्तव में इनका साइज क्या है, बैक्टीरिया से छोटा है। उस समय कोई विशेष यंत्र तो था नहीं, उससे नाप लूं। साइंटिस्ट ने जो दिमाग लगाया, उस दिमाग से उन्होंने ये पता लगा लिया कि इसका आकार बैक्टीरिया से क्या है, छोटा होता है। आप इतना समझिए। अब देखिए एमडब्ल्यू वीजरेनेक, एमडब्ल्यू जो हमारे वीजरेनेक थे, तो इन्होंने डिमोन्स्ट्रेट एक प्रदर्शित किया दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ तंबाकू कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स। तो एक जो साइंटिस्ट थे वीजरेनिक, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक थोड़ा सा एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया, एक हल्का सा एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, हल्का सा आप समझ लीजिए, इन्होंने हल्का सा एक्सपेरिमेंट किया, डिमॉन्स्ट्रेट। तो इन्होंने क्या किया कि कोई देखिए इन्होंने क्या किया, दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स, तो इन्होंने एक इन्फेक्टेड जो प्लांट था, एक्सट्रैक्टेड मतलब उन्होंने अलग किया, एक ऐसा प्लांट था जो वायरस से संक्रमित था, इन्होंने उस प्लांट्स को अलग किया, ठीक है। तो तंबाकू के उस प्लांट्स को अलग करके उसकी जो पत्तियां थी, उस पत्तियों को इन्होंने क्या किया, अलग किया, ठीक। अलग करने के बाद एंड कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स, तो उन्होंने अलग किया। अलग करने के बाद उन्होंने देखा कि दूसरा प्लांट जो स्वस्थ है, उसके ऊपर उन्होंने प्रेशर दिया, उसके ऊपर पास में देखा, उसके ऊपर डाला, तो वो भी क्या हुआ, इन्फेक्ट हो गया, ठीक। तो इन्होंने देखा कि ये प्लांट इन्फेक्शन है, इसी की वजह से क्या और भी प्लांट्स मेरे क्या हो रहे हैं, इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं, तो उस प्लांट्स को अलग करते जाओ। अगर हम सारे प्लांट्सों को अलग कर देंगे और वहां पर सारे हेल्दी प्लांट बनाएंगे, तो हेल्दी प्लांट क्या होंगे, इन्फेक्टेड नहीं होंगे। अब इन्फेक्टेड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उसके पास में जो और दूसरा प्लांट है वो क्या है, वो क्या है, वो वायरस से इन्फेक्टेड है, तो वो वायरस से बहुत सारे इन्फेक्ट, तो इसीलिए उन्होंने इन्फेक्टेड हो रहे थे। और उन्होंने प्रैक्टिकल दूसरे प्लांट, हेल्दी प्लांट के ऊपर किया, तो हेल्दी प्लांट के ऊपर किया, तो वहां पर भी उन्हें इन्फेक्शन दिखने लगा, ठीक। यहां से उन्होंने कुछ रस निकाला और इसके ऊपर डाला, तो ये मेरा जो हेल्दी प्लांट था, ये था हमारा हेल्दी प्लांट्स, तो हेल्दी प्लांट्स में क्या हुआ, ये भी इन्फेक्शन हो गया। एंड नेम्ड द न्यू पैथोजन वायरस, और उन्होंने ये जो नया रोग हो रहा है, इस रोग को उन्होंने कहा भाई ये तो नया पैथोजन है, नया रोग भाई इस वायरस के द्वारा हो रहा है, उन्होंने कहा वायरस के द्वारा हो रहा है। देन कॉल्ड फ्लूइड एज कंटेजियम बायवम फ्लूइडम, तो उन्होंने ये जो यूज किया था इसका, उन्होंने फ्लूइड निकाला, एक ऐसा प्लांट है जो पहले से वायरस से इन्फेक्टेड था, उसका उन्होंने क्या निकाला, फ्लूइड निकाला। फ्लूइड का मतलब यह कि उसकी पत्तियां वगैरह को निचोड़ा और एक पानी सी में डाला और दूसरे पेड़ के ऊपर डाल दिया, उसे भी क्या कर दिया उन्होंने, उसे भी संक्रमित कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, ये क्या है, एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड अर्थात संक्रामक जीवित तरल है। तो पानी क्या, इसे हमने इसके ऊपर जैसे ही डाला ये हो गया, तो बाने इसे डालने वाली चीज को उसने क्या किया, संक्रामक का, उन्हें संक्रामक जीवित तरल अर्थात इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, तो ये किसी न किसी को संक्रामक करने वाला क्या था, ये फ्लूइड था। उसके अलावा देखिए WM स्टेनले साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1935 में शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइन, उन्होंने ये चीज समझी, ये चीज जानी, ये चीज उन्होंने बताई कि जो वायरस होते हैं वो कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, माने वायरस जो होते हैं कुड बी क्रिस्टलाइज्ड होते हैं, माने उन्होंने क्या किया था, वो क्रिस्टलाइज्ड अर्थात वो क्रिस्टल्स के रूप में होते हैं, ठीक है। बीज क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, उन्होंने कहा जो वायरस मेरे क्रिस्टल्स के रूप में जो हमें मिल रहे हैं, तो वो उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट मुझे लार्जली क्या दिख रहा है, मुझे प्रोटीन्स दिख रही है। तो उन्होंने क्या कहा, लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, वहां पर क्या है, वो एक लार्जली प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ठीक। अधिक क्या होते हैं उसमें देखने के लिए मुझे प्रोटीन्स मिलती है। दे आर इनर्ट, ये अक्रिय होते हैं आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई होस्ट सेल है और होस्ट सेल से ये बाहर है, तो भैया ये क्या है, एक इनर्ट है, अक्रिय हैं, इनएक्टिव हैं, अर्थात ये काम नहीं कर सकते। जैसे ही किसी होस्ट सेल के संपर्क में आएंगे ये एक्टिव हो जाते हैं। तो ये तो लिखा दे आर इनर्ट, ये क्या होता है, इनर्ट अक्रिय होते हैं, ठीक है, ये इनएक्टिव होते हैं आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, किसी भी होस्ट सेल अपनी होस्ट सेल से बाहर।
फिर वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। दूसरी बात ये है कि वायरस की अगर हम बात करते हैं तो वायरस मोस्टली रूप में वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है। क्यों? क्योंकि वो होस्ट सेल से बाहर है तो एक नॉन लिविंग है और जैसे ही होस्ट सेल के संपर्क में आ गया उसे इन्फेक्ट कर दिया तो भैया अब वो क्या हो गया, एक लिविंग कंडीशन को दर्शाने लगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि वायरस अपना कहीं न कहीं पर रेप्लिकेशन करेगा तो उसे लिविंग की ही जरूरत पड़ती है, एक लिविंग सेल की ही जरूरत पड़ती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, अर्थात उसके पास जीने के लिए कोई विकल्प नहीं है। अगर वो जिएगा तो उसे लिविंग की बॉडी चाहिए, तो हम यही कह सकते हैं वो क्या है, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट, अर्थात इंट्रासेल्यूलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। किसी भी सेल के अंदर घुस करके उस सेल्स को मार देता है, उस पूरी सेल्स को खा लेता है, अर्थात उसके पास जीने के लिए कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, अर्थात कंपलसरी पैरासाइट्स है। उसकी लाइफ क्या है, कंपलसरी पैरासाइट, वो भी इंट्रासेल्यूलर। ये देखो इंट्रासेल्यूलर सेल्स के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हम और भी देख सकते हैं, देखिए यहां पर इन एडिशन, इसके अतिरिक्त हम ये भी देखते हैं इन एडिशन इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं इन एक्शन टू प्रोटीन्स वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, तो हम देखिए ये कह सकते हैं वायरसों की अगर हम बात करते हैं तो वायरसों में देखने के लिए मुझे प्रोटीन्स के अतिरिक्त, प्रोटीन्स तो मुझे मिल रही है लेकिन प्रोटीन्स के अतिरिक्त मुझे इन एडिशन टू प्रोटीन्स के अतिरिक्त वायरसेस आल्सो कंटेन्स, वायरसेस में पाया जाता है क्या, जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन्स तो उसमें मिल ही रहा है, हमें पता है कि उसके अंदर प्रोटीन्स मिला है, लेकिन प्रोटीन्स के अतिरिक्त मुझे वहां पर जेनेटिक मटेरियल देखने के लिए मिला। तो जेनेटिक मटेरियल की बात करता हूं तो इट कुड भी हो सकता है, ठीक, आइदर डीएनए और आरएनए। तो हम यहां पर कह सकते हैं तो कोई भी अगर मैं वायरस की बात करता हूं मुझे वहां प्रोटीन तो देखने के लिए मिली है, उसके अतिरिक्त मुझे देखने के लिए वहां पर या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा, दोनों में से एक मिलेगा, दोनों कभी नहीं मिलेंगे साथ में। तो प्रोटीन्स के साथ साथ मुझे वहां पर देखने के लिए जेनेटिक मटेरियल भी मिल रहा है, तो या तो वो डीएनए होगा या आरएनए होगा, बट नेवर बोथ प्रेजेंट। बट ये हम ये कह सकते हैं कि हमें दोनों एक साथ, हमें डीएनए आरएनए नहीं मिलेगा, केवल एक ही मिलेगा, या तो मुझे डीएनए मिलेगा या मुझे आरएनए मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिलता है। तो उसके अलावा हम और देखते हैं। अब देखिए ए वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक, एक वायरस में देखिए क्या हो सकता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होगी एंड जेनेटिक मटेरियल इज इंटैक्ट इन्फेक्शियस। तो यहां पर हम देखने के लिए ये कह सकते हैं कि मुझे भी कोई वायरस को अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे वायरस के अंदर देखने के लिए मुझे एक न्यूक्लियो प्रोटीन मिली है, उसके अलावा मुझे जेनेटिक मटेरियल मिला है। तो जेनेटिक मटेरियल की अगर बात करें तो देखो क्या लिख रहा है, एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। तो जेनेटिक मटेरियल जो मुझे मिला ये क्या है, मेरा इन्फेक्शियस, संक्रामक, ये क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा। तो देखिए एक वायरस होता है, उस वायरस में देखिए एक तो हमें मिल रहा है न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक, जिसे मैं कैप्सिड भी कहता हूं, ठीक, इसे मैं क्या कहता हूं, कैप्सिड। तो देखिए ये है मेरे पास, देखिए वायरस, इस वायरस में देखने के लिए मुझे देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये वायरस है, इस वायरस में देखने के लिए मुझे कैप्सिड मिला है। तो कैप्सिड ये क्या है, मेरा क्या है, ये मेरा न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक। अब मुझे मिल रहा है आरएनए, ये क्या है, मेरा जेनेटिक मटेरियल, ये क्या है, मेरा जेनेटिक मटेरियल। तो ये इन्फेक्शन करेगा। तो वायरस के अंदर दो चीज मिल रही है, तो देखिए ये है मेरा न्यूक्लियो प्रोटीन, ये है मेरा न्यूक्लियो प्रोटीन या कैप्सिड, ठीक। दूसरी बात, तो ये क्या है, प्रोटीन कोट है, इसमें 95% मुझे मिल रही है प्रोटीन, 95% मुझे मिल रही है, देखिए यहाँ पर, ठीक। तो ये कैप्सिड करता क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है टू जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो मेरा जेनेटिक मटेरियल है, ये इसे चारों तरफ से घूरे हुए, चारों तरफ से घेरे हुए, अर्थात उसकी क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। तो यही तो देखो लिखा है प्यारे बच्चों। तो कैप्सिड क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है टू जेनेटिक मटेरियल को। इसके अमाउंट 95% है, ठीक,
इसकी अमाउंट क्या है 95%। अब इधर देखिए जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल जैसे आरएनए, या तो आरएनए हो सकता है मेरा या डीएनए हो सकता है, ठीक, कुड बी प्रेजेंट। तो जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करते हो तो मेरे पास कोई वायरस है, या तो मुझे वहां पर देखने के लिए डीएनए मिल जाएगा या फिर मुझे देखने के लिए वहां पर आरएनए में, दोनों में से मुझे क्या एक मिलेगा केवल, ठीक है, बट नेवर बोथ प्रेजेंट, दोनों नहीं होंगे। तो इट इज ए इन्फेक्शियस मटेरियल, तो ये क्या है इन्फेक्शियस मटेरियल। तो ये है मेरे पास, देखिए ये है मेरे पास आरएनए और ये क्या है मेरा इन्फेक्शियस मटेरियल, एक पदार्थ, अर्थात ये इन्फेक्शन करेगा। तो ये क्या करेगा मेरा इन्फेक्शन करेगा। अब देखिए और समझिए नीचे क्या लिखा है, देखिए प्रोटीनेशियस कोट इज नॉन एज कैप्सिड। तो जो मेरा प्रोटीन का जो कोट होता है, ठीक है, जो मेरा प्रोटीन का कोट है, इसी को मैं क्या कहता हूं कैप्सिड कह देता हूं, ठीक है। इट इज नॉन इन्फेक्शियस पार्ट ऑफ वायरस। तो ये किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं कर रहा है, अर्थात नो इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन नहीं करता है और ये इन्फेक्शन करता है, ये इन्फेक्शन करता है, ये इन्फेक्शन नहीं करता, इस बात को ध्यान रखें। दूसरी बात देखिए हम यहां पर और समझते हैं, अगर हम कैप्सिड की बात करते हैं तो कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट। तो मेरा जो कैप्सिड होता है वो प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर के बना है, जिसे मैं क्या कहता हूं कैप्सोमियर्स। तो कैप्सोमियर्स क्या है प्रोटीन की सब यूनिट हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रोटीन सब यूनिट। तो कैप्सिड क्या है प्रोटीन के सब यूनिट। तो बहुत सारी प्रोटीन की जो सब यूनिट होती है जिन्हें मैं क्या कहता हूं कैप्सोमियर, और वो कैप्सोमियर क्या है धीमे धीमे सारी मिल जाती हैं, तो उसकी वजह से मैं उससे मिला हुआ एक ग्रुप बन जाता है, तो मैं उसे क्या देता हूं कैप्सिड। तो हम उसे क्या कह देते हैं कैप्सिड। इन जनरल अगर मैं सामान्य रूप से देखूं तो वायरसेज दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो अगर हम सामान्य रूप से वैसे मोस्टली रूप से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं जो वायरस होते हैं जो प्लांट्स को इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है, वे वायरसेज दैट इन्फेक्ट प्लांट्स, वे वायरस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो उनके पास क्या मिलेगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो जिनके पास मोस्टली रूप से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगी वो कहीं न कहीं जाकर के मेरे प्लांट्स को इन्फेक्शन करेंगे। दूसरी बात देखिए वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स। तो ऐसे वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, यहां तो क्या प्लांट्स को जो इन्फेक्ट कर रहे हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए थी, ठीक है, वो क्या था सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये कर रहे हैं भैया प्लांट्स को इन्फेक्शन। अब वे वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्शन कर रहे हैं, जो एनिमल को क्या कर रहे हैं इन्फेक्ट संक्रमित करते हैं, तो आइदर वे हो सकते हैं या तो सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो या तो वे मिलेंगे हमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक, या हमें मिलेंगे डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये एनिमल्स को करते हैं, ठीक है, या हमें मिलेंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये एनिमल को करते हैं इनफैक्ट, यही बात लिखी है, ठीक। इनमें से कोई या भी ये भी कर सकता है एनिमल को, ये भी कर सकता है डबल स्टैंड आरएनए और डबल स्टैंड डीएनए। अगर इस प्रकार की हमें देखने के लिए किसी वायरस की बॉडी के अंदर चीज मिल रही है तो हम ये कह सकते हैं वो एनिमल्स को कहीं न कहीं पर प्यारे बच्चों इन्फेक्ट करेगा। अब देखिए वायरसेस दैट इन्फेक्ट। अब ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियल वायरस। ऐसे वायरस भी बहुत ज़्यादा मुझे मिल जाते हैं देखने के लिए, वो कहीं न कहीं जाकर के क्या अब बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। तो जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं बैक्टीरियोफेज, या हम उसे कह देते हैं बैक्टीरियल वायरसेज। तो वो भी मेरे पास देखने के लिए ये मिल जाते हैं बैक्टीरियोफेज, जो क्या करेंगे, जो कहीं न कहीं जाकर के बैक्टीरिया को क्या करेंगे इन्फेक्ट करेंगे, जिन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं।
उसके अलावा देखिए हम यहाँ पर देखिए वायरसेस कॉज डिसीज, बहुत सारे वायरस ऐसे जो भिन्न प्रकार के रोग करते हैं, ठीक, जैसे मम्स, जैसे कि स्मॉल पॉक्स। तो मम्स की बात करता हूं तो ये है देखिए मम्स, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, इसे मैं कहता हूं पैराटिड ग्लैंड। इसमें क्या होगी, सूजन आ जाती है यहाँ पर, या क्या आ जाती है, सूजन, इसे कहता हूं मैं मम्स, ठीक। स्मॉल पॉक्स, ये देखिए स्मॉल पॉक्स, ये देखिए स्मॉल, ये मेरे हाथ पूरे शरीर के ऊपर क्या ऐसे ऐसे निकल आते हैं, ठीक, स्मॉल पॉक्स में निकल आते हैं। तो इस प्रकार से हमें कह सकते हैं स्मॉल पॉक्स। उसके अलावा देखिए हर्पीस, हर्पीज की बात करते हैं तो देखिए ये है मेरे पास हर्पीज। हर्पीज कहाँ रोक करेगा, हर्पीज में देखिए ऐसी संरचना बन जाती है, इस प्रकार की देखो संरचना बन जाती है। ये में से जेनाइटल हर्पीज जो फीमेल होती है, ठीक है, वहाँ के रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है वहाँ पर देखिए डिसीज देखने के लिए। उसके अलावा मुझे जो मेरे ओठ होते हैं, ओठ के ऊपर देखने के लिए मुझे मिल जाएगी, ठीक है, लिप्स के ऊपर और माउथ के अंदर भी मुझे, तो लिप्स और माउथ के ऊपर देखिए ऐसी संरचना मिल जाती है देखने के लिए, ठीक, इसे हम कहते हैं हर्पीज रोग। एंड इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं जो है देखो मेरे पास इन्फ्लुएंजा, इसे देखिए इन्फ्लुएंजा। तो ये है वायरस, इस वायरस से क्या मुझे हो रहा है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, जिसकी वजह से क्या मैं रूमाल लगाए रहता हूँ, मुझे दिक्कत हो रही है, छींकें आ रही है बार बार। तो हमें बहुत सारे रोग इस प्रकार के जो एनिमल्स में देखने के लिए हमें आसानी से मिल रहे हैं। उसके अलावा एड्स, एड्स की बात करते हैं, देखिए एड्स इन ह्यूमंस इज आल्सो कॉज्ड बाय ए वायरस। तो एड्स एक इस प्रकार की बीमारी है जो मुझे देखने के लिए इंसान में मिल रही है, ठीक। तो ये भी क्या है, एक वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, ठीक, ये है वो वायरस, ठीक, ये है वायरस। तो ये वायरस की बात करते हो तो ये भी मुझे इंसानों में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो हमें ऐसे भी हो सकता है कि अगर किसी प्रकार से प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के दरमियान हम देख सकते हैं कि मेरे बच्चे को हो सकता है। उसके अलावा हम सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर किसी प्रकार से मेल और फीमेल के बीच में जो होने वाला मेरा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, अगर मैंने वहाँ पर किसी प्रकार से प्रोटेक्शन नहीं यूज किया है, ठीक, तो हो सकता है हमें वहाँ पर देखने के लिए एड्स रोग मिल जाएगा। उसके अलावा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसका ब्लड पहले से ही इन्फेक्शन है, एड्स से इन्फेक्शन, और हमने बिना जांचे उसके ब्लड को मैंने किसी स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर चढ़ा दिया, तो वो व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा उस व्यक्ति को भी। तो हमने ब्लड को ट्रांसफ़र किया तो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी हो रहा है। उसके अलावा जो टूल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिन्हें हम ऑपरेशन में या मरीजों के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मैंने उस टूल को किसी प्रकार से अच्छी तरीके से एक अच्छे खोलते हुए पानी के अंदर अगर मैंने उसे नहीं धोया, उसे मैंने अच्छी तरह से केमिकल से साफ़ नहीं किया है, तो अगर मैं बिना साफ़ किए हुए यूज करता हूँ तो प्यारे बच्चों हमें ये कह सकते हैं हमें वहाँ पर देखने के लिए एड्स का रोग मिल जाएगा। तो हमें देखने के लिए देखिए एड्स भी एक रोग है, वो भी किससे हो रहा है, वो भी विषाणु के द्वारा हो रहा है। उसके अलावा देखिए प्लांट्सों में हमें बहुत प्रकार के रोग मिल रहे हैं देखने के लिए। देखिए इन प्लांट्स, अब प्लांट्सों की बारी आ जाती है, तो प्लांट्सों की बारे में बात करें तो सिम्टम्स कैन बी, तो इसके लक्षण हमें आसानी से देखे जा सकते हैं, जैसे मोज़ेक फॉर्मेशन, जैसे मोज़ेक फॉर्मेशन। तो बात करें मोज़ेक फॉर्मेशन की, तो ये कोई पत्ती है, इस पत्ती को ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें जो दिखने वाली देखिए संरचना दिख रही है, जैसे इसी को मैं कहता हूँ मोज़ेक फॉर्मेशन। तो पत्ती में हमें दिखने वाली देखो ऐसी संरचना दिख रही है, तो इसी को मैं कहता हूँ मोज़ेक फॉर्मेशन। अर्थात हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि क्या है, वायरस के द्वारा होने वाला क्या है, एक रोग है, डिसीज है। उसके अलावा देखिए लीफ रोलिंग, लीफ रोलिंग में ऐसा होता है कि हम पत्तियों को देखते हैं तो पत्तियां मेरी रोल के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे मैं कागज़ का रोल बनाते हैं, जिस प्रकार से मान लीजिए मेरे पास कोई कागज़ है, तो कागज़ का हम ऐसे करके फोल्ड करके एक रोल बना लेते हैं, तो ठीक पत्तियां देखिए कैसे रोल के रूप में होगी। जब पत्तियां रोल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है तो हम कैसे कहते हैं, लीफ रोलिंग। तो लीफ रोलिंग, अब ऐसी पत्तियां हमें ऐसी दिख रही हैं जो कि एक रोल के रूप में है, तो प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कहीं न कहीं इन पत्तियों को क्या है, वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है। तो लीफ रोलिंग होगा या मोज़ेक हो गया, ठीक है,
तो ये सारे रोग हैं जो वायरस के द्वारा होते हैं। उसके बाद देखते हैं एंड कर्लिंग कुंचन। तो देखिए अब और देखते हैं, जैसे कुरलन कंचन के बारे में दे रखा है, तो हम थोड़ा उसे अभी और देख लेते हैं। उसके अलावा देखते हैं, देखिए लीफ कर्लिंग। लीफ कर्लिंग में देखिए पत्तियां देखो क्या, इसे कहते हैं कुंचन। कुंचन पत्तियों का इस प्रकार से देखिए कन्वर्ट हो जाना, इसे कहते हैं कुंचन। लीफ रोलिंग में ज्यादा हो रही थी, इसमें थोड़ी कम हो रही थी। ये है देखिए इस प्रकार की जो संरचना, इसे हम कहते हैं कुंचन। तो इस प्रकार की संरचना देखें तो हमें ये कैसे कहीं न कहीं पर ये क्या है, वायरस से इन्फेक्टेड है। उसके बाद देखिए बेन क्लियरिंग। बेन क्लियरिंग का, बेन का मतलब होता है जो इसकी देखने वाली ये बेन है, इन्हें कहता हूं मैं बैंड्स, ठीक, बैंड्स, ये कहता हूं मैं क्या, इससे बैंड्स। तो क्लियरिंग का मतलब होता है कि वो मुझे स्पष्ट दिख रही है। तो यहाँ पर बेन क्लियरिंग अर्थात जो मेरे पास प्लांट्स है, प्लांट्स की जो लीव्स है, लीव्स के अंदर पाई जाने वाली ये बेन है, इन्हें देखो मैं बेन कहता हूँ, ठीक है, वेन्स कहता हूँ, ठीक, नसें, एक तरह की नसें समझ लीजिए आप, ये बेन्स। तो ये मुझे कहीं न कहीं पर क्लियर दिख रही हैं। तो जब मुझे क्लियर दिखने लगती है तो मैं इसे रोग को कहता हूं वेन क्लियरिंग। वेन क्लियरिंग अर्थात हम ये कह सकते हैं ये रोग क्या है, कहीं न कहीं पे हम ये कह सकते हैं ये वायरस के द्वारा होने वाला एक रोग है जो मेरे पौधों की पत्तियों में हो रहा है। उसके अलावा देखते हैं लीफ येलोइंग। तो बहुत सारे हम पेड़ देखते हैं तो पेड़ों की जो पत्तियां देखते हैं तो पेड़ों की पत्तियां लीफ येलोइंग। लीफ येलोइंग का मतलब होता है कि पीलापन। तो पत्तियां हरी भरी हैं तो स्वस्थ हैं, अब पत्तियों का रंग पीला हो गया तो हम ये कह सकते हैं पत्तियों का पीलापन जो हो रहा है वो कहीं न कहीं पे क्या, वायरस की वजह से हो रहा है। तो देखिए लीफ कर्लिंग हुआ, बेन क्लियरिंग हुआ, लीफ येलोइंग हुआ, ठीक है, लीफ रोलिंग हुआ, मोजेक फॉर्मेशन हुआ। ये सारी चीज क्या है, ये सारी चीज प्यारे बच्चों एक वायरस के द्वारा होने वाले क्या है, रोग हैं। ये क्या है, सब वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं। उसके अलावा देखिए स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ अर्थात अवरुद्ध वृद्धि। स्टंटेड ग्रोथ क्या है, मान लीजिए कि हमारे प्लांट्स लगे, एक प्लांट तो ऐसा है कि खूब लंबा होता जा रहा है, सही होता जा रहा है, वो सही वृद्धि कर रहा है। एक प्लांट ऐसा है कि वो अच्छी तरह से वृद्धि नहीं कर रहा है, वो छोटा सा ही रहता जा रहा है, जैसे कि ये। तो कहीं न कहीं ऐसा सकते कि इसकी जो ग्रोथ है रुक गई है। तो यहाँ पर ग्रोथ क्या हुई है, इसकी स्टॉप होती जा रही है। तो ग्रोथ क्या होती जा रही है, स्टॉप, ठीक। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये कहीं न कहीं पर क्या है, एक वायरस के द्वारा होने वाले एक डिसीज है। तो हमें यहाँ पर आसानी से वायरस के द्वारा होने वाली ये डिसीज मिल जाती। तो स्टंटेड ग्रोथ हुई, प्लांट्स हम देखने के लिए बहुत सारे रोग, तो ये सब क्या है, हमें वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं अगर हम बात करते हैं तो। आज की हमारी क्लास का यहीं पर समापन होता है। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। एनसीईआरटी पढ़ते रहो, देखते रहिए, समझते रहिए, मजे करते रहिए।